हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सिविल सर्विसेज हब में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज इस वीडियो में हम पीआईबी एनालिसिस करेंगे 31 मई का। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, माया एंगलाओ जो कि एक महिला थी, उन्होंने कहा था कि यू विल फेस मैनी डिफेक्ट्स इन लाइफ बट नेवर लेट योर सेल्फ डिफीटेड। दोस्तों, आप जीवन में हर किसी को असफलता जरूर मिलती है अपने जीवन में, लेकिन असली असफलता उसे जब मिलती है जब वो अपने खुद को हारा हुआ मान लेता है। जब तक वो खुद को हारा हुआ नहीं मानता तब तक उसकी असफलताएं उसे सीख देती हैं, और अगर वह उन असफलताओं से सीखता है तो वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो अगर आपको भी जीवन में असफलताएं मिलती हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। प्रयास हमेशा आदमी को करते रहना चाहिए। सफलता उसे एक न एक दिन मिल ही जाती है। असफलता आदमी को तब मिलती है जब वो खुद को असफल मान लेता है और सफलता और प्रयास करना छोड़ देता है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में हमेशा मोटिवेटेड रहिए और अपने लक्ष्य को पाए बिना मत छोड़िए। चलिए अब आज का पीआईबी एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के पीआईबी एनालिसिस में सबसे पहली न्यूज़ है ब्रिक्स से संबंधित। ब्रिक्स कार्यकारी समूह की बैठक जो अभी हाल ही में संपन्न हुई है। एक बैठक इससे पहले हुई थी, एक बैठक अभी 27 और 28 तारीख को हुई है। इसमें ब्रिक्स कार्यकारी समूह की हाल ही में संपन्न बैठक में उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जिसे कहा जाता है, और इसके मौसम, जलवायु, पर्यावरण अनुप्रयोगों, दवा निर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और HPC आधारित सटीक दवा और जन स्वास्थ्य, विशेषकर महामारी से लड़ने में भू सूचना विज्ञान जैसे क्षेत्र में अनुसंधान और दीर्घकालिक विकास के लिए सुपर कंप्यूटर के प्रयोग हेतु भविष्य में सहयोग पर चर्चा की गई है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आजकल तकनीक का हमारे जीवन में अहम योगदान हो गया है। बिना तकनीक के आजकल किसी भी कार्य को कर पाना संभव नहीं है। इसलिए तकनीक को आगे बढ़ाते हुए और उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग का यूज़ करते हुए जो जटिल क्रियाएं हैं, जैसे मौसम, जलवायु, पर्यावरण का पूर्वानुमान लगाना, दवाइयों का निर्माण करना, इस प्रकार की जटिल क्रियाओं में कंप्यूटर के सहयोग हेतु और इन तकनीक को विकसित करने हेतु जो आपसी सहयोग पर चर्चा की गई है। इसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार ट्रैक के तहत उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और सूचना प्रसारण प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्यकारी समूह की यह 5वीं बैठक थी, जो 27 और 28 मई 2021 को दक्षिण अफ्रीका द्वारा ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो ब्रिक्स के कार्यकारी समूह की जो बैठक हुई थी, वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, वो चीन के द्वारा आयोजित की गई थी, और यह जो बैठक है वह दक्षिण अफ्रीका के द्वारा आयोजित की गई है। इसके अलावा इस बैठक में सभी 5 ब्रिक्स देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने भाग लिया था। बैठक में इस देशों के शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों सहित 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भी भाग लिया था। दोस्तों, ब्रिक्स से संबंधित जो जानकारी है वो न्यूज़ के अकॉर्डिंग सिर्फ इतनी ही है। इसके अलावा ब्रिक्स के संबंधी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दे रखी है, तो अगर आप ब्रिक्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, विलेज राइस नाम की एक चावल की किस्म है जिसको अभी घाना और यमन में निर्यात किया गया है। तो इसके बारे में न्यूज़ में क्या है आइए देखते हैं। भारत के गैर बासमती चावल के निर्यात को भारी प्रोत्साहन देते हुए एक स्टार्टअप उदय एग्रो फार्म ने आज तमिलनाडु के तंजावर जिले में कुंभकोणम से पेटेंट सुरक्षित विलेज राइस की 4.5 MT की 2 खेप हवाई और समुद्र मार्ग से घाना और यमन भेजी है। प्रोटीन, फाइबर और कई खनिजों से संपन्न विलेज राइस को सीधे तंजावर के किसानों से खरीदा गया है, जिसे तमिलनाडु के चावल के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम चावल के कटोरे के रूप में है। तमिलनाडु के चावल के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। एपिडा से सहायता प्राप्त उदय एग्रो फार्म की आने वाले महीनों में बड़े स्तर पर विलेज राइस के निर्यात की योजना है। दोस्तों, एपिडा एक सरकारी फर्म है और सरकारी संस्था है, एक प्राधिकरण है जो इस प्रकार की जो फर्म होती हैं जो एग्रीकल्चर में ही आगे अपना कार्य करती हैं, उन्हें सहायता प्रदान करती है।
इसके अलावा मार्च 2021 में असम से लाल चावल की पहली खेप भी अमेरिका को निर्यात की गई थी। आयरन के लिहाज से संपन्न लाल चावल असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में पैदा किया जाता है, जिसमें किसी रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसकी खेती एकदम ऑर्गेनिक होती है। चावल की इस किस्म को बायोधान भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लाल चावल को बायोधान भी कहा जाता है, जो उसमें खाने का विभिन्न अंग है। असम में जो फूड लिया जाता है उसमें ये आवश्यक रूप से खाया जाता है। तो आइए अब जानते हैं एपिडा के बारे में। एपिडा क्या है, यह किस तरीके से कार्य करता है, इसका संगठनात्मक संरचना क्या है। एपिडा की फुल फॉर्म कृषि और प्रसंस्कृतिक खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, जो सरकार के द्वारा बनाया गया था। इस अधिनियम के 1986 का अनुकरण 2 को गजट असाधारण भाग 2 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद इस प्राधिकरण ने परिषद का रूप ले लिया था। आइए जानते हैं अब एपिडा क्या है, क्या मुख्य कार्य हैं। इस प्राधिकरण के निम्न कार्य हैं। उसमें से सबसे पहला है, ये वित्तीय सहायता प्रदान कर या सर्वेक्षण तथा संभाव्यता अध्ययनों, संयुक्त उद्यमों के माध्यम से साम्य पूंजी लगाकर तथा अन्य राहत व आर्थिक सहायता योजनाओं के द्वारा अनुसूचित उत्पादों के निर्यात से संबंधित उद्योगों को विकास करता है, उनकी मदद करता है। जैसा कि ये चावल के उसमें उदाहरण में आपने देखा, उदय एग्रो जो फर्म है, ये इसकी इसी संस्था के तहत मदद की गई है। इसके अलावा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण करता है और निर्यात उद्देश्य के लिए अनुसूचित उत्पादों के लिए मानक और विनिर्देश तय करता है। इसके अलावा बूचड़खानों, संसाधन संयंत्रों, भंडारण परिसर, वाहनों या अन्य स्थानों में जहां ऐसे उत्पाद रखे जाते हैं या उन पर कार्य किया जाता है, उन उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा अनुसूचित उत्पादों की पैकेजिंग में सुधार के लिए भी यही संस्था जिम्मेदार है। भारत से बाहर अनुसूचित उत्पादों के विपणन में सुधार लाने के लिए भी यही संस्था जिम्मेदार है। इसके अलावा निर्यातोन्मुख उत्पादन का प्रोत्साहन और अनुसूचित उत्पादों का विकास के लिए भी यही जो संस्था है वो उत्तरदायी है। दोस्तों, आप जानते हैं एपिडा को निम्नलिखित उत्पादों के निर्यात एवं संवर्धन के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। उसमें कौन कौन सी जो अनुसूचित उत्पाद आते हैं वो हैं फल, सब्जियां व उनके उत्पाद, मांस तथा मांस के उत्पाद, कुक्कुट और कुक्कुट उत्पाद। फल सब्जी से बने हुए सभी उत्पाद इसमें शामिल हैं। इसके अलावा डेयरी उत्पाद, कन्फेक्शनरी, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद, शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद, कोको तथा उसके उत्पाद, सभी प्रकार के चॉकलेट, मादक तथा गैर मादक पेय। इसके अलावा अनाज तथा अनाज के उत्पाद, मूंगफली और अखरोट, अचार, पापड़ और चटनी, गुआरगम, पुष्प कृषि तथा पुष्प कृषि उत्पाद, जड़ी बूटी तथा औषधि उत्पाद। इसके अतिरिक्त एपिडा को चीनी के आयात की निगरानी करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। दोस्तों, ये विशेष पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। एपिडा को चीनी के आयात की निगरानी करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा एपिडा प्राधिकरण का संयोजन किस प्रकार से किया गया है, आइए वो देखते हैं। एपिडा के संविधान के हिसाब से केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जिसके अलावा भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार जो होता है, वो जो पद पर होता है कृषि विपणन सलाहकार, वो एक मेंबर इसका होता है। योजना आयोग के प्रतिनिधि के रूप में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्य होता है। इसके अलावा संसद के 3 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 लोकसभा के होते हैं और एक राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित होता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्रालयों से संबंधित प्रतिनिधित्व रखने वाले 8 सदस्यों को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, नागरिक आपूर्ति, नगर विमानन और शिपिंग एवं परिवहन जो विभाग हैं वो शामिल हैं। राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि के रूप में वर्णक्रम के अनुसार चक्रानुक्रम में 5 सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। चक्रानुक्रम का मतलब होता है दोस्तों, पहले जिन 5 स्टेट का प्रतिनिधित्व 5 सदस्यों के द्वारा किया जाता है,
उसके बाद में फिर अगले 5 स्टेट का नंबर आता है, उनको उन स्टेट के 5 सदस्यों को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा प्रतिनिधि के रूप में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 7 सदस्य अलग से होते हैं। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक सदस्य होता है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का एक सदस्य होता है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ का एक सदस्य होता है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान का एक सदस्य होता है, भारतीय पैकेजिंग संस्थान का एक सदस्य होता है तथा काजू निर्यात संवर्धन परिषद का एक संस्थान होता है। इन सब के एक एक मेंबर लिए जाते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व द्वारा नियुक्त 12 सदस्य अलग से होते हैं, जो फल सब्जी उत्पाद उद्योग से, मांस कुक्कुट और डेयरी उद्योग से, अन्य अनुसूचित उत्पाद जो हैं उनसे संबंधित किसी उद्योग से या पैकेजिंग उद्योग से जुड़े होते हैं, इनसे संबंधित 12 सदस्यों की नियुक्ति अलग से की जाती है। इसके अलावा कृषि अर्थशास्त्र तथा अनुसूचित उत्पादों के विपणन के क्षेत्र में विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 2 सदस्य भी इसके बोर्ड में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों अब आप आगे देखते हैं कि इसका प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार है। इसके प्रशासनिक ढांचे में सर एक अध्यक्ष होता है। इस अध्यक्ष में केंद्र सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा निदेशक होता है जिसकी एपीडा के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा एक सचिव होता है जिसकी केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा जो अन्य अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति एपीडा के द्वारा ही की जाती है। एपीडा के द्वारा की जाने वाली नियुक्ति में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की जो संख्या होती है वो ABCD क्लास में, चारों क्लास में 124 होती है। वर्तमान में A, B और C श्रेणी में 30 महिला कर्मचारी हैं और एपीडा कार्यालय परिसर में एक महिला कक्ष भी स्थापित है। इसके अलावा सरकार के मापदंडों के अनुसार सभी ग्रेडों की कुल संख्या के 3% पद शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए भी आरक्षित हैं। इस समय एपीडा में कुल स्टाफ की संख्या 124 है, जिसमें से 2 शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी हैं। 3% की आवश्यकता को अगली भर्ती में पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी एपीडा के बारे में। अब आपको बताते हैं कि एपीडा की जो उपस्थिति है वो कहाँ पर है, इसके ऑफिसेस कहाँ पर हैं। एपीडा ने भारत में लगभग सभी कृषि संभावित राज्यों में अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली है और अपने प्रधान कार्यालय, 5 क्षेत्रीय कार्यालय और 13 आभासी कार्यालय के द्वारा कृषि निर्यात समुदाय को सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसमें इसका प्रधान कार्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है, ये ध्यान रखिएगा। इसका हेड ऑफिस एपीडा का नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद और गुवाहाटी में है। ये सारी इसके रीजनल ऑफिस हैं। तो 5 रीजनल ऑफिस हैं और एक हेड ऑफिस है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 29 मई 2021 को अब तटीय गश्ती पोस्ट जिसका नाम सजग था उसे भारतीय तटरक्षक में कमीशन किया गया है। भारतीय तटरक्षक जो सेना है उसमें जो बल है उसमें इसे कमीशन किया गया है। मतलब भारतीय तटरक्षक को इस पोत को सौंप दिया गया है। इस पोत का नाम ध्यान रखिएगा जिसका नाम सजग है। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अनुरूप राष्ट्रीय सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने दिनांक 29 मई 2021 को डिजिटल माध्यम से अब तटीय गश्ती पोस्ट OPV जिसे कहा जाता है, इसका नाम सजग है, को भारतीय तटरक्षक ICG में शामिल कर समुद्री हितों की रक्षा के लिए इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। OPV सजग का निर्माण मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। यह एक बहुआयामी तटरक्षक के लिए खाका दूरदर्शी रुस्तमजी समिति द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, तटरक्षक बल के लिए जो खाका तैयार किया था वो रुस्तमजी समिति ने तैयार किया था। सन 1978 में संसद के अधिनियम के माध्यम से भारतीय तटरक्षक को स्थापित किया गया था। इस समिति के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उसके आधार पर 1978 में संसद के अधिनियम के द्वारा भारतीय तटरक्षक की स्थापना की गई थी। तो यह तटरक्षक बल के से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट हैं जिन्हें आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अगली न्यूज़ संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून से संबंधित है, जिसे UNCLOS कहा जाता है। इस इंग्लिश में इसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कहा जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संबंधी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और जिम्मेदारी का निर्धारण करती है और समुद्री साधनों के प्रयोग के लिए नियमों की स्थापना करती है। दोस्तों बेसिकली जो UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, इसकी स्थापना जो है वो समुद्र से संबंधित नियमों को बनाने के लिए की गई है कि किस प्रकार जो समुद्र से जुड़े हुए जो देश हैं, समुद्र से जिनका तट लगता है, वो देश किस तरीके से समुद्र का उपयोग करेंगे, कहाँ कहाँ की सीमा तक समुद्र के उपयोग करने के लिए वो एलिजिबल होंगे, उसके बारे में यह कानून बनाया गया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने इस कानून को वर्ष 1982 में अपनाया था, लेकिन यह नवंबर 1994 में प्रभाव में आया था। उल्लेखनीय है कि उस समय अमेरिका की भागीदारी के बिना ही यह प्रभावी हुआ था। जब यह 1994 में जब प्रभावी हुआ था तो अमेरिका इसका सदस्य नहीं था। इसके कुछ विशेष प्रावधान हैं जो इस प्रकार हैं। क्षेत्रीय समुद्र के लिए 12 नॉटिकल मील सीमा का निर्धारण किया जाना इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जल डमरू मध्य के माध्यम से परागमन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। द्वीप समूह और स्थलबद्ध देशों के अधिकारों में वृद्धि की जाती है। जो देश जो समुद्र के बीच में हैं और ऐसे देश हैं जिनकी चारों तरफ से लैंड लॉक्ड, जिन्हें देश कहा जाता है, जिनके किसी भी दिशा में समुद्र का तट नहीं है, ऐसे देशों के अधिकारों में भी वृद्धि की गई है इस संधि के द्वारा। इसके अलावा तटवर्ती देशों हेतु 200 नॉटिकल मील में इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का निर्धारण किया गया है। दोस्तों इसे ध्यान में रखिएगा, EEZ का निर्धारण 200 नॉटिकल मील्स पे किया गया है, जबकि समुद्र में जो सीमा का निर्धारण होता है वो 12 नॉटिकल मील पे होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर गहरे समुद्र क्षेत्र में खनिज संसाधनों के दोहन के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि से संबंधित यह है कुछ विशेष बातें थी जिन्हें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हाल ही में अभी बाल स्वराज कोविड केयर के नाम से एक लिंक तैयार किया गया है ऑनलाइन पोर्टल पर, जिसपे जो कोविड में जिन भी बच्चों के मदर फादर में से कोई एक एक्सपायर हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं या उन्हें उनके पालन पोषण में दिक्कत आ रही है, उसका डाटा तैयार करने के लिए जो है बाल विकास मंत्रालय ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो उसी के बारे में यह सूचना है। इस पोर्टल का नाम बाल स्वराज कोविड केयर रखा गया है, जिस पर यह डाटा अपलोड किया जाना है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 109 के अंतर्गत एक निगरानी प्राधिकरण के रूप में अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए और कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित बढ़ती समस्या को देखते हुए देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लिंक तैयार किया है। आयोग का यह पोर्टल देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग तथा डिजिटल रियल टाइम व्यवस्था के उद्देश्य से बनाया गया है। आयोग ने इस पोर्टल के उपयोग को कोविड-19 के दौरान माता पिता या उनमें से किसी एक बच्चे को खो देने वाले बच्चे की ट्रैकिंग के लिए बनाया है और संबंधित अधिकारी विभाग द्वारा ऐसे बच्चों का डाटा अपलोड करने के लिए कोविड केयर के नाम से लिंक भी दिया गया है। इसके अलावा बाल स्वराज कोविड केयर पोर्टल का उद्देश्य बाल कल्याण समिति CWC के समक्ष बच्चों को पेश किए जाने से लेकर उनके माता पिता, अभिभावक, रिश्तेदारों को सौंपने और उसके बाद की कार्रवाई तथा कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को ट्रेनिंग दिलाना है। इसके अलावा प्रत्येक बच्चे के लिए जिला अधिकारी और राज्य के अधिकारियों द्वारा पोर्टल में भरे गए डाटा के माध्यम से आयोग इस बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा कि क्या बच्चा अपनी पात्रता, लाभ और मौद्रिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम है जिसके लिए बच्चा हकदार है। इसके अलावा इस पोर्टल से जो फ़ायदा होगा वह आयोग यह भी जान सकेगा कि क्या बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है
और उसके लिए जो आदेश हैं वो जारी किए गए हैं। आयोग यह भी पता कर सकता है कि क्या राज्यों को बच्चों के लिए क्रियान्वित योजनाओं के तहत लाभ देने के लिए अधिक धन प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, या जो उन्हें बजट एलोकेशन किया जा रहा है वह ही पर्याप्त है। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा पीआईबी एनालिसिस। आशा करते हैं कि यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपके इस वीडियो से संबंधित अगर आपके पास में कोई भी हमारे लिए सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हमें हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।